अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, तुर्की के ज़लज़ले से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा डर गए हैं, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए हैं, क्योंकि वो जिस हॉलैंड के जियोलॉजिकल एक डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया था 3 फरवरी को कि तुर्की में एक ज़लज़ला आएगा 7.5 मैग्नीट्यूड का, और वो फिर आया। अब उसी जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है कि पाकिस्तान और इसके इर्द गिर्द में भी ज़लज़ला आ सकता है अगले 15 दिन में। यानी पाकिस्तान के रेडियस में वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न अफ़गानिस्तान, पूरे इस रेडियस को एक ख़तरा बताया है, और ये एक ख़तरा नज़र आ रहा है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान आपको पता ही है कि एक सैलाब की ज़बरदस्त तबाही का शिकार हुआ, लेकिन वो कमाई का धंधा भी बना इनका, और इन्होंने पूरी दुनिया से मदद के नाम पे सब चीज़ें ली और लूट मार करके खा गए। मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ प्रूफ के साथ कि वो सारा सामान जो आया था सैलाब के मददगान के लिए, वो सब बेचा गया, और सारे ये ऊपर बैठे हुए रूलर्स जो हैं ना, मिलिट्री एंड सिविलियन रूलर्स, इन्होंने मिल बांट के वो सब बेचा और पैसे खा गए। तो आप सोचें, जिसने सामान नहीं छोड़ा उसने कैश पैसा कहाँ छोड़ा होगा। और अब सिंध गवर्नमेंट ने तुर्की के लिए 1 लाख टेंट देने का ऐलान किया है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये टेंट के ऊपर से वो जहाँ से आया है ना, जिस जगह से मदद आई है ना, उनका स्टिकर उतार दीजिएगा, वरना और आपको शर्मिंदगी होगी। क्योंकि जो कंबल सिंध गवर्नमेंट बेच रही है उस पे लगा हुआ है कि ये सैलाब की मदद के लिए आए हैं कंबल। अभी तक तो आप खुद दुनिया से भीख मांग रहे हो और आप तुर्की को 1 लाख टेंट भेज रहे हो। क्या मुल्क है। और पूरी दुनिया ने तुर्की के लिए मदद का ऐलान किया है, सब ने अपनी टीमें भेजी हैं, डॉक्टरों की और जो रेस्क्यू वर्कर्स की टीम्स। इजराइल ने भेजी है, इंडिया ने भेजी है, पूरी दुनिया भेज रही है। पाकिस्तान ने आर्मी भेजी है। यानी आप ये बताएं कि पाकिस्तान में हर चीज़ के लिए इनको आर्मी ही मिलती है। पाकिस्तान में आर्मी भेजी है तुर्की में मदद के लिए। ये आर्मिस्तान है, मिलिट्रिस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। और हमारे शहबाज शरीफ ने जहाँ ज़लज़ले की खबर आई और फ़ौरन ऐलान किया कि मैं बिलावल भुट्टो को लेके मैं भी जा रहा हूँ अपना डेलीगेशन लेके तुर्की में। तुर्की के प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ने फ़ोन किया और बोला कि भाई साहब, आप यहाँ पे आके क्या करोगे, हमें काम करने दें भाई, हम आपकी आवभगत में लगे रहेंगे। आप तो यहाँ पे 7 स्टार होटलों से कम पे ठहरते नहीं हो। इस वक्त हम आपकी कोई आवभगत नहीं कर सकेंगे, मेहमान नवाजी नहीं कर सकेंगे, और हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा प्रेसिडेंट इस वक्त बहुत बिजी है। आप यहाँ पे क्या लेने आ रहे हो भाई, फजूल की पब्लिसिटी के लिए आ रहे हो। तुम्हारे मुल्क में IMF बैठा हुआ है, तुम्हारे मुल्क में साला खाने को नहीं है लोगों के पास, तुम लोगों को घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं है। अब वो बिलावल साहब घूम फिर के सारी दुनिया से अभी आए हैं, तो वो 2-3 दिन पाकिस्तान में कैसे रह सकते हैं। पाकिस्तान में तो रहने जैसे हालात है नहीं, तो वो घूमता फिरता रहता है। अब बहाना मिला तो तुर्की के ज़लज़ले में दुनिया का कौन सा मुल्क का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर तुर्की गया है, मुझे ये बताएं। रेस्क्यू टीमें जा रही हैं, डॉक्टर्स की टीमें जा रही हैं, ये भाई साहब हम तुर्की जा रहे हैं। वैसी बेइज्जती हुई ना, तो इनको भी बेइज्जती कराए बगैर चैन नहीं आता। तो तुर्की फिर इनका जाना कैंसिल हुआ। इन्होंने जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, क्योंकि IMF ने शर्त रखी है कि सारी पार्टियां इस पे सिग्नेचर करेंगी जो भी हमारे दरमियान एग्रीमेंट होगा, क्योंकि IMF कह रही है कि ये साल इलेक्शन का है, हो सकता है अगली गवर्नमेंट आके कहे कि भाई हम नहीं करेंगे इसको एक्सेप्ट, तो फिर आपको सबकी सिग्नेचर लेनी होगी। तो उसके लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन जी वो हमारे शहबाज शरीफ को तुर्की जाना है इसलिए कैंसिल, तो तुर्की जाना ही कैंसिल हो गया इनका। अजीज़ दोस्तों, जनरल शोएब है,
ये आर्मी का रिटायर्ड जनरल है, जनरल शोएब ने, ये पीटीआई में है और ज़्यादातर जनरल पीटीआई में है, और इन्होंने रिक्वेस्ट की है आर्मी चीफ आसिम मुनीर से कि ये सरकार को ख़त्म करो, नए इलेक्शन कराओ, और बंद लफ्ज़ों में कहा है कि पीटीआई को वापस लाओ, और बंद लफ्ज़ों में एक तरह से धमकी भी दी है। सुनिए ज़रा। मैं इंतहाई प्यार और मोहब्बत से मेरे छोटे भाइयों की तरह जनरल आसिम मुनीर बरखुरदार है, मैं उसे अपील करना चाहता हूं कि खुदारा अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और इस हुकूमत को इस रास्ते पर लाएं कि वो इलेक्शन करवाएं फौरन, वरना आप भी यहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, हम भी यहां बैठे होंगे, लेकिन मुल्क का हशर हो चुका होगा जो कोई भी संभाल नहीं सकेगा। आईएमएफ बिल्कुल आज आपको गुलाम बनाने के लिए बैठा है। आप देख लें, आपको दिफा में कमी करनी पड़ेगी, आप वल्नरेबल होंगे, आप लोगों के रहमो करम पे आ जाएंगे। एक जो उनको खटकता आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम, फिर निशाने पे वो होगा, और अगला जो आप लेंगे ट्रांशे, उस पर फिर शायद और कुछ सख्त शराइत आ जाए। इसके अलावा जो शराइत जिनका जिक्र आम नहीं किया जा रहा, उसमें उन्होंने आपका डिफेंस बजट कम करने का कहा है, जिसमें 400 अरब रुपया तकरीबन कम हो जाएगा। अगर आपका पेंशन का बजट आम बजट से, गवर्नमेंट के बजट से शिफ्ट होकर डिफेंस बजट में चले जाता है, बहुत जबरदस्त खतरा है इस वक्त, और बहुत बड़ी इमरजेंसी है जिसकी बुनियाद पर यह सिचुएशन हैंडल करनी होगी। और इसको हैंडल करने का एक ही तरीका है कि जल्दी इलेक्शन, फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं, जनरल इलेक्शन, और वो हुकूमत यहां पे आके लोगों से मदद मांगे जिसको अवाम का एतमाद हासिल हो। इस हुकूमत ने आके मेन काम, पहला प्रायोरिटी किया यही कि अपना खाया हुआ पैसा हजम किया, करप्शन अपनी जो है उसको लपेटा। पहली बात तो ये कि ये करप्ट लोग, इन पे लोग एतमाद नहीं करते, बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा नहीं देंगे। दूसरी बात, इन्होंने पहले जो काम किए हुए हैं वो लोगों को आज भी याद है। एक स्कीम इन्होंने चलाई थी, पीएमएलएन ने, कर्ज उतारो मुल्क संभालो, उसमें जो पैसा वैसा आया उसको कोई हिसाब, कोई पता नहीं किसी को कि कहां गया वो पैसा। भी आया, मुझे याद है कि लोगों ने जेवरात तक दिए थे। फिर यही हुकूमत, आज लोग डॉलर जमा करा दें, खरीद के मार्केट से दे दें, अगर हुकूमत पाबंदी लगा दे कि हर आदमी ने इतने इतने डॉलर जमा कराने हैं, जो टैक्स देते हैं उन लोगों ने, लेकिन उनको एतमाद नहीं, क्योंकि जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था ये डॉलर खा गए थे, अपने डॉलर सबने निकाल लिए। आम आदमी को बाहर 60 रुपए का डॉलर, उसको 48 रुपए के हिसाब से उन्होंने पे किया, 12-12 रुपए का हर आदमी को थूक लगाई। किधर गए डॉलर? सो आज सोचना होगा कि क्या हम इन्हीं लोगों से चिपटे रहे जिन लोगों पे ऊपर। दोस्तों, इस मुल्क में जाहिर है आर्मी ने ही फैसले करने हैं सारे। पीटीआई भी आर्मी की ही एक पॉलिटिकल विंग है। ठीक है, बाजवा से इनके इख्तिलाफात हो गए, लेकिन फैज़ हमीद से तो थे ना ताल्लुकात। तो आर्मी के अंदर इन्होंने डिविजन्स पैदा ज़रूर की, लेकिन बहरहाल एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो है वो इनके साथ मिला हुआ है। और रिटायर्ड जनरल तो तकरीबन फैमिलियों समेत पीटीआई में हैं। और इसकी हम वाज़े जो वो देखते हैं ना मिसाल, वो ये है कि पीटीआई के खिलाफ कोई भी केस गिरफ्तार किया जाए, दूसरे दिन छोड़ दिया जाता है, तीसरे दिन छोड़ दिया जाता है, जब तक रखा जाता है। इनके सिगार, ये शेख रशीद सिगारें पी रहा है, थाने में से ट्वीट कर रहा है सिगार पीते हुए, जाहिर है एक्स होम मिनिस्टर रहा है, और धमकियां दे रहा है कि हमारे साथ सलूक बुरा करोगे थानेदार साहब, कल को वापस हमारी सरकार आनी और मैंने होम मिनिस्टर बनना है, फिर मैं आधे पाव का आइटम बम छोड़ दूंगा तुम्हारे थाने पे। तो इनके लोगों को जेल में वो टॉर्चर, वो आइसोलेशन, वो ज़मीन पे सोना, वो कोई फैसिलिटी नहीं जो अली वज़ीर को है, जो बलोचों को है, सिंधियों को है, पख्तूनों को है, वो इनके साथ नहीं हो रहा भाई। इनको दामाद की तरह रखा जा रहा है थानों में भी।
इनके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं हो रहा, अदालतें फ़ौरन छोड़ रही हैं। अब इन्होंने जेल भरो तहरीक इमरान खान ने कहा शुरू करेंगे और मैं वीडियो लिंक से हिस्सा लूँगा, इमरान खान कह रहे, यानी वीडियो में ये गिरफ्तारी देगा। और फवाद चौधरी ने 2 दिन जेल रह के आया है ना, तो इसने कहा कि दरअसल जेल भरो तहरीक बहुत अच्छा आइडिया है और हमें शुरू करना चाहिए, लेकिन ये वर्कर्स से शुरू करना चाहिए और लीडरशिप की ज़रूरत बाहर है, तो इसलिए लीडरशिप अभी गिरफ्तारी ना दे और लीडर सारे बाहर रहें, खाली वर्कर्स गिरफ्तारी दें। ये इनका कुर्बानी के बकरे, ये यूथिये हैं इनके पास, उनको कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रखा जाता है। तो ये है कि इनके साथ तो बड़ा अच्छा सलूक है और इनको कोई तकलीफ़ नहीं है। अजीज़ दोस्तों, मुशर्रफ के ऊपर मैं बहुत बोल चुका हूँ। मुशर्रफ की लाश आई और इसको अभी तक पाकिस्तान में हाफ सिचुएशन है। कुछ लोग इसको फातिया नहीं पढ़ रहे इसकी, कुछ लोग इसके लिए फातिया पढ़ रहे हैं, इसको हीरो बता रहे हैं, कुछ लोग इसको विलन बता रहे हैं। आफ्टर ऑल है तो विलन ही, ये तो मैंने आपको डंके की चोट पे साबित कर दिया है। तो इसलिए इसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया कमरे के अंदर, डर के कि कहीं बाहर कोई मसला ना हो जाए। कमरे के अंदर इसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये सिक्योरिटी की सिचुएशन है पाकिस्तान में। सेनेट में बिल पेश हुआ कि मुशर्रफ के लिए फातिया ख्वानी कराई जाए उसकी मगफिरत के लिए, तो किसी ने कोई तैयार नहीं हुआ फातिया ख्वानी कराने के लिए। और ये बेगैरत पाकिस्तानी, ये इंतहाई, मतलब ये मुल्क है ना, दुनिया भर में शर्म और बेगैरती की मिसाल बन गया है। एक भगोड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने वाला, अदालत से सजाए मौत पाने वाले को फौजी एजाज़ के साथ पूरे शान व शौकत के साथ दफन किया जाता है। ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क में हो सकता है। अजीज़ दोस्तों, पीटीआई के जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं ना, आरिफ अलवी, इन्होंने कहा है कि खरबों डॉलर हथियारों और फौज पे खर्च हो रहे हैं। ये गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, पॉवर्टी इरेडिक्शन के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, फ़ौज पे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अबे भाई, तेरी औकात क्या है, तेरी सुनता कौन है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की फ़ौज है ना, वो एक तो डिफेंस बजट लेती है, फिर सिविलियन बजट से पेंशन के उसमें पैसे लेती है, सिविलियन बजट से मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए। कब हम KPK में ऑपरेशन कर रहे हैं उसका पैसा दो, बलूचिस्तान में ऑपरेशन कर रहे हैं उसका पैसा दो। अभी इन्होंने कराची में रेंजर्स बिठाई हुई है पिछले 91 से, मतलब 32 साल से, 32 साल से वहाँ पे रेंजर्स बिठाई हुई है। उसका खर्चा सिविलियन गवर्नमेंट से लिया जाता है और ये बताते हैं हमें कि हमने कामयाब ऑपरेशन किया। ऐसे ही हमने कामयाब जंगें लड़ी हैं, जैसे भारत से 71 में जीते थे, 65 में जीते थे, 48 में जीते थे, वैसे ही हमने ये कामयाब ऑपरेशन किए हैं। जबकि अगर कामयाब ऑपरेशन होते तो पाकिस्तान में ये धमाके, ये रोज़ की बुनियाद पे जो टेररिज्म और ये सब हो रहा है क्यों होता। सुनिए ज़रा। पाकिस्तानी जर्नल कहते थे कि हमने फौजी ऑपरेशनों में दहशत गर्दों का सफाया कर दिया है, उनको तबाह कर दिया है, इलाके क्लियर कर दिए हैं, इनकी कमर तोड़ दी है। हम कहते थे कि इन्होंने किसी दहशतगर्द को नहीं मारा, इन्होंने हमारे बाजार, हमारे घर तबाह किए हैं। इन्होंने तालिबान का सफाया नहीं किया, इन्होंने हमारे घरों का सफाया किया है। कोई फ्रिज, कोई टीवी, कोई कंबल नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कहता, और हम कहते थे कि इनको महफूज ठिकानों तक लेके गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कहता था कि पाकिस्तानी फौज दुनिया की वाहिद फौज है जिन्होंने दहशतगर्दों को शिकस्त दी है। अब फिर ये दिवालिया होने वाले हैं, डॉलर खत्म हो गए हैं। जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, बैरिस्टर सैफ और तहरीक इंसाफ के पिछले दौर में ये दहशतगर्दों को वापस महफूज ठिकानों से वापस लिया है। मौलाना फजल रहमान ने PDM स्वात के जलसे में इसका जश्न मनाया था। अब दहशतगर्दी के जो भी वाकयात हो रहे हैं ये यही करवा रहे हैं। बनू का CTD ड्रामा या पुलिस लाइन पेशावर में जो बम या बमबार लाया गया, क्या उसको इजराइल या इंडिया लेकर आए? वो तुम ही लेकर आए हो।
अपने खजाने भरने के लिए फिर हमारी लाशें चाहिए, फिर तुम जिहाद को बेचोगे, फिर तुम इस्लाम को बेचोगे, फिर एक और नई जंग लड़ोगे, हमें बर्बाद करोगे, खुद को आबाद करोगे, फिर तुम अब मामा जान और दादी जान पिज़्ज़े बनाओगे, फिर यूरोप में जजीरे लोगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम ऐसा नहीं करने देंगे। तुम्हारी मकारियां देख के हमने सीख लिया है, अब हम भी फील्डिंग ठीक कर रहे हैं और ठीक कुछ कर चुके हैं, कुछ करेंगे। हम खुद अपनी तरतीबात बना रहे हैं और बनाएंगे। अगर तुम इस डालरी जिहाद और डालरी जंग से बाज ना आए, अगर तुम पश्तूनों की नस्ल कुशी से बाज ना आए, तो इस बार सारी दुनिया के सामने हम तुम्हें सर से लेकर पांव तक दंगा करेंगे। हम दुनिया को बताएंगे और साबित करेंगे कि यहाँ कोई तालिब, कोई दहशतगर्द, कोई सिपाही साहबा, कोई जैश मोहम्मद नहीं है, ये सब तुम हो। ये रियासत दहशतगर्द है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। तो अजीज दोस्तों, ये सिचुएशन है। अमेरिकन स्पोक्स पर्सन से पूछा गया कि पाकिस्तान में एक मस्जिद में जो कि पुलिस लाइन में थी, रेड जोन में थी, उसमें इतना बड़ा ज़बरदस्त धमाका होता है जिसके दरों दीवार गिर जाते हैं, जिसकी छत गिर जाती है। तो आप अमेरिका इसको क्या कहता है? तो जी, हम टेररिज्म की इस जंग में, वार अगेंस्ट टेररिज्म में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो वो तो हमें पता है कि तुम पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं हो, पाकिस्तान के साथ लेटे हुए हो और तुम पाकिस्तान से मज़े ले रहे हो जैसे कोई पराए किसी की बीवी से लेता है। तो ये पाकिस्तान की बिल्कुल तुम्हें ज़रूरत है और तुम इसको कायम और दायम रखने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन कारमा का भी कोई फ़ैसला होता है और पाकिस्तान के पाप का घड़ा इतना भर गया है कि अब पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। ये राइटिंग ऑन द वॉल है। अजीज़ दोस्तों, ये एक साहब ने ट्वीट की कि रशियन एम्बेसडर के नाम से जो इंडिया में है, सिद्धांत सिबल ने ट्वीट की कि रशियन एम्बेसडर डेनिस आलिपोव कहते हैं कि कमज़ोर पाकिस्तान इंडिया अफ़गानिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तो रशियन एम्बेसडर इन इंडिया डेनिस आलिपोव ने खुद फिर एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इस रीजन में, कमज़ोर पाकिस्तान इस रीजन में किसी के लिए अच्छा नहीं, तो एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया पाकिस्तान किसी के भी हक में नहीं है और ख़ास तौर पे इंडिया के। अजीज़ दोस्तों, थोड़ी आपको बलूचिस्तान ले जाते हैं। बलूचिस्तान के बलोच लिबरेशन आर्मी के स्पोक्स पर्सन जुनैद बलोच ने कहा है कि 5 फरवरी की रात हमने जामरान के इलाके क्लग में पाकिस्तानी फ़ौज के एक कैंप को रॉकेट और दीगर भारी हथियारों से निशाना बनाया, जिसमें 3 फौजी मारे गए और कैंप को बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा हमने ज़िला केच के इलाके मनगोक वाटर सप्लाई के ज़ेर ज़मीन के कायम पाकिस्तान फोर्सेस की चौकी पे मुसल्लह अफराद ने पीर और मंगल की दरमियानी शब रॉकेट लॉन्चर से और दीगर हथियारों से हमला करके उनको बहुत ही ज़बरदस्त जानी व माली नुकसान पहुंचाया और भाग गए। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में भी एक अहमदी मस्जिद कराची में तोड़ने का वीडियो बहुत वायरल हुई थी। तो एक और अहमदी मस्जिद को शेखुपुरा पंजाब में टीएलपी के वर्कर्स ने तबाह कर दिया। अजीज़ दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है कि दुनिया में हर साल 5000 औरतें ऑनर किलिंग का शिकार होती हैं और इन 5000 में से 1000 पाकिस्तान में। यानी दुनिया में ऑनर किलिंग की शिकार होने वाली हर 5वीं औरत पाकिस्तान में शिकार होती है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये एक 10 साल के लड़के ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया इस शक पे कि इसकी माँ का किसी के साथ चक्कर चल रहा था। ये शायद दुनिया का सबसे यंगेस्ट ऑनर किलर है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से आपको मैं कोई अच्छी खबर सुना नहीं सकता,
इसलिए कि पाकिस्तान से आपको कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। और इवन पाकिस्तानी जो बाहर भी रहते हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं जिससे कि पाकिस्तानियों की इज्जत में इजाफा नहीं घाटा होता है। ये ब्रेडफोर्ड का एक साजिद जंजुआ सिक्योरिटी गार्ड है एक सुपरमार्केट का ब्रेडफोर्ड का, इसने एक अंडर एज लड़की का अपनी गाड़ी में रेप किया और फिर इसको मजबूर किया कि वो लेटर लिखे पुलिस को कि ये जो केस इसके खिलाफ बना है साजिद जंजुआ के खिलाफ वो ख़त्म किया जाए। ये हरकत इसने उस वक्त की जब ये बेल पे था। इंग्लैंड में मुसलमानों को बड़ी सहूलतें हासिल हैं जुर्म करने के लिए। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान का कर्जा भरने के लिए ये पाकिस्तानियों ने एक नया तरीका निकाला है, गवर्नमेंट को आइडिया दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल बनाए और 23 करोड़ पाकिस्तानियों को बोले कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस पर एक वीडियो लगाए और 23 करोड़ पाकिस्तानी रोज़ इस वीडियो को बार बार देखें तो बिलियंस ऑफ व्यू आएंगे और इस तरह पाकिस्तान का कर्जा बहुत जल्द उतर जाएगा। अजीज़ दोस्तों, एक और चीज़ आपके सामने मुझे भी बड़ा लेट पता चला, मैं सुनता रहता था कि ये चैट जीपीटी है ना, इसके बारे में फिर मैंने भी पता किया, इंक्वायरी की तो पता चला कि ये एक नया सॉफ्टवेयर है, एक नई ऐप है कि जिसमें आप जाके उससे कोई भी सवाल करेंगे ना तो वो आपको डिटेल में उसका जवाब देगा। जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल वेबसाइट्स बताता है, लेकिन ये आपको हर सवाल का खुद एक जवाब देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। और आजकल ये बहुत हिट जा रहा है। इसका जो फ्री वर्जन है ना, इस पे तो जब भी जाते हैं तो वो कहता है कि फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, सर्वर ब्लॉक्ड है, इस वक्त जगह नहीं है, आप बाद में आना। इसकी इन्होंने सब्सक्रिप्शन भी रखी है, वो आपको चैट जीपीटी प्लस मेंबर बनना होगा तो उसमें आपको मेरा ख्याल है इसने $15-17 महीना रखा है। और ये एक ज़बरदस्त चीज़ है जिससे कि गूगल को काफ़ी नुकसान पहुंचने का ख़दशा है, तो इसके मुकाबले पे जो गूगल भी अपना एक सॉफ्टवेयर ला रहा है तो ये इसमें समझने का कुछ नहीं है। आपने इसकी वेबसाइट पे जाना है और उसमें बना हुआ है जैसे गूगल का खाना बना हुआ होता है, इस खाने में आपने सवाल टाइप करना है, हु इज़ आरिफ अजा क्या, या तो आपको वो भेज देगा कि पता नहीं कौन पागल है, वी डोंट नो। जैसे मैंने लिखा कि मियाँ मिट्ठू कौन है, तो मियाँ मिट्ठू का उसने कहा कि हम नहीं जानते भाई, क्योंकि अभी वो स्टार्टिंग फेज़ में है। तो लेकिन आप सवाल पूछेंगे कि वेयर इंडियन इकोनॉमी इज़ गोइंग, व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वो काफ़ी डिटेल में अच्छा जवाब देता है। तो समझने का इसमें कुछ नहीं है, आप उस खाने में कुछ भी डालो। तो हमारे यहाँ तो अपॉर्चुनिस्ट है ना पाकिस्तानी, तो ये रियान अल्लाह वाला है, कोई पाकिस्तानी है। इसने 25,000 रुपये का कोर्स रखा है कि आपको अगर इसमें सीखना है तो मैं आपको कोर्स कराता हूँ 25,000 का, और इससे आपको मैं सिखा दूंगा कि चैट जीपीटी क्या होता है। तो ये पाकिस्तान अपॉर्चुनिस्ट कंट्री का है, मुसलमान है ना, तो मुसलमान लोग फ़ौरन माल बनाने के लिए किसी न किसी को मामू बनाने के लिए तैयार रहते हैं। ये रियान अल्लाह वाला ने आज से 4-5 साल पहले, जब मैं यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं बनाता था, तो इसने मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट किया था और बाद में ये व्हाट्सएप पे हमारा कनेक्शन बना था, और इसने मुझे भी काफ़ी ऑफरें की थी कि हम मिल के एक एजुकेशन फोरम बनाते हैं और पाकिस्तानियों के लिए और ये और वो। तो 79 से 83 और 83 से 87 तक कराची का जो मेयर था ना जमात इस्लामी का, अब्दुल सत्तार अफगानी, तो उस वक्त कराची का डेप्यूटी मेयर होता था अब्दुल खालिक अल्लाह वाला। ये मुहाजिर थे, यूपी से हिजरत करके आए थे। तो मैंने रियान अल्लाह वाला को पूछा कि ये अब्दुल खालिक अल्लाह वाला से आपका क्या है रिश्ता, तो इसने कहा फैमिली है। और फिर मैं फेसबुक पे इसको देखता रहता था, मेरा पुराना जो फेसबुक का अकाउंट था, तो घूमता फिरता रहता था अमेरिका और ये और वो, और पक्का नज़र आता था कि ये माल बनाने का चांस कहीं छोड़ता नहीं है।
अब मेरे ये वीडियो अगर इसकी नज़र से गुजरेगी तो इसका मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे डेफिनेटली। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में अपॉर्चुनिस्ट या मुसलमान कह लें, मुसलमान अपॉर्चुनिस्ट ही होता है। वो किसी को भी चूना जहाँ से भी लगा सकता है, लगाने की पूरी कोशिश करता है। अजीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। आपको मैं आखिरी खबर सुनाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नया बिल पास कर लिया है और एक कमेटी बनाई है जो इस बिल को इम्पोज करवाएगी। 5 साल की सज़ा, 10 लाख रुपया जुर्माना जो भी आर्मी या जजेस के खिलाफ बात करेगा तो, यानी कोई सच बोलने की अब पाकिस्तान में 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपया जुर्माना। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग